चलिए जी, तो लिखेंगे मेरे साथ अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है जी, जिसका नाम है लॉ ऑफ सप्लाई। हाँ जी, नाम क्या है इसका बताइए जरा, लॉ ऑफ सप्लाई। चलिए, बहुत सिंपल सा लॉ है, लॉ ऑफ सप्लाई बहुत सिंपल सा लॉ है। मेरी बात को पहले समझना, मेरी बात को पहले समझना। देखो भाई, ये हमने जो भी फैक्टर्स लिखे, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था डिमांड के अंदर भी जी, पहले वाले को तो हम कहते हैं प्राइस, है ना जी, पहले वाले को तो मैं कहूंगा प्राइस। लीजिए, तो पहले वाले को तो मैंने बोला प्राइस, और बताना जो बाकी बचते हैं इन्हें मैं क्या बोलता हूं, इनको मैं बोलता हूं अदर फैक्टर्स, इनको मैं कहता हूं अदर फैक्टर्स। अरे बच्चों, पहले वाले को हम लोग बोलते हैं प्राइस, ये देखो ये पहला वाला होता है प्राइस, और बाकी को हम लोग बोलते हैं जो प्राइस के अलावा बच गए अदर फैक्टर। अब लॉ ऑफ सप्लाई कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं, जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी सप्लाई भी बढ़ती है ना। लॉ ऑफ सप्लाई क्या बोलता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि जब किसी गुड्स के प्राइस बढ़ते हैं तो उस गुड्स की जो सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ती है, सप्लाई ज्यादा करते हैं। और जब किसी भी गुड्स के प्राइस कम होते हैं, जो उस गुड्स की सप्लाई है वो सप्लाई भी होती है कम। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, प्राइस कम सप्लाई कम, इट मींस देयर इज अ पॉजिटिव या फिर डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और जब मैं प्राइस की बात करता हूं, याद करो, जब मैं प्राइस की बात करता हूं तब मैं क्या एज्यूम करता हूं, जब मैं प्राइस की बात करता हूं तब मैं एज्यूम करता हूं सेटेरिस पेरिबस। क्या आप इस सेटेरिस पेरिबस का मतलब समझते हैं? हाँ, सेटेरिस पेरिबस का मतलब मैं ऐसा एज्यूम करता हूं जो मेरी अदर थिंग्स है या फिर जो मेरे अदर फैक्टर्स है वो कैसे है, जो अदर थिंग्स है या अदर फैक्टर्स है वो है कांस्टेंट। इट मींस क्या, मेरे अदर फैक्टर्स में अदर थिंग में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज केवल प्राइस में हो रहा है। प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी, क्यों? प्राइस बढ़ेगा, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा, प्रॉफिट का रेशियो बढ़ेगा, मैं अट्रैक्ट होऊंगा और मैं फिर ज्यादा सप्लाई करूंगा, मेरी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, मेरी तीव्रता बढ़ जाएगी, मैं ज्यादा अट्रैक्ट होऊंगा, सप्लाई ज्यादा, प्राइस कम, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम, मेरी इंटेंसिटी कम, मैं डिमोटिवेट होऊंगा, अपनी सप्लाई कम करूंगा। और अदर फैक्टर जो बाकी फैक्टर्स है प्राइस के अलावा उन्हें क्या मानूंगा? कांस्टेंट। ठीक है, चलिए अगर मैं इसको आपको जो है टेबल और डायग्राम से शो करूं तो आइए इसको अपन लोग एक बार टेबल से भी देख लेते हैं। ठीक है, मान लो यहां लिखा मैंने एग्जाम्पल, ये है प्राइस और ये है क्वांटिटी मतलब सप्लाई। जब प्राइस 10 था तो मान लो मैंने जो है मार्केट में अपने 100 पेन बेचना चाहे, जब प्राइस 10 से बढ़ के 20, अब भाई प्राइस बढ़ गया, मेरा प्राइस बढ़ा, प्रॉफिट का मार्जिन बढ़ेगा, मैं अट्रैक्ट होऊंगा, भाई इस बार तो मैं जो है 200 पेन बेचूंगा। जब प्राइस 20 से बढ़ के 30, प्राइस और बढ़ गया, प्रॉफिट मार्जिन और, ओहो मजा आ रहा है जी, अब तो मैं अपने 300 पेन बेचूंगा। तो आपने देखा जैसे जैसे प्राइस बढ़ा वैसे वैसे सप्लाई बढ़ी, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। ठीक है, अब जब मैं इसका डायग्राम बनाता हूं तो आइए देखते हैं इसका डायग्राम कैसे बनता है। ठीक है, इसका डायग्राम को अपन लोग समझते हैं। देखिए, तो यहां पे लिखे मैंने क्वांटिटी, यहां पे 0, यहां पे x, यहां पे y, और यहां पे लिखा बच्चों मैंने ये प्राइस। ठीक है, चलिए एक मिनट, यहां लिखा मैंने अपना प्राइस। चलिए अब देखो भैया, प्राइस पहले आपका देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, प्राइस एक बार पहले आपका जो है 10 भी था, 10 से बढ़ के 20 हुआ और 10 से बढ़ के 30 हुआ। सप्लाई आपकी 100 थी, 100 से बढ़ के 200 हुई
और 100 से बढ़ के हुई 300। अब मेरी बात को समझेंगे बहुत ध्यान से, ठीक। ये 300। चलिए आओ अब इन पॉइंट्स को बना। देखो भाई, जब 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 प्राइस 10 था तब सप्लाई कितनी थी? 100। तो जब प्राइस 10 था सप्लाई थी 100, और जब मैं इन 10 और 100 के पॉइंट्स को मिलाऊंगा, प्राइस 10 है ना, प्राइस 10। आओ जी, इस वाले केस में सप्लाई है मेरी 100, प्राइस 10 सप्लाई 100, ये वाला पॉइंट आ गया। अब क्या हो गया? प्राइस 10 से बढ़ के 20 सप्लाई 200, तो प्राइस 20 सप्लाई 200। तो जब मैं 20 और 200 को आपस में मिलाऊंगा, जब मैं 20 और 200 को आपस में मिलाऊंगा, तो देखो जी, मेरे को जो है ये वाला पॉइंट पड़ा, ये वाला पॉइंट मेरे को मिला, ठीक है। थोड़ा जूम कर दिया मैंने, लो जी लो। और जब प्राइस 30 सप्लाई 300, तो जब मैं 30 और 300 को आपस में मिलाऊंगा, तो लगभग लगभग मेरे को जो है, लगभग लगभग मेरे को जो है ये वाला पॉइंट दिखेगा, ठीक। तो मेरे सामने आए 3 पॉइंट, और जब मैं इन तीनों पॉइंट को आपस में ज्वाइन करूंगा, अब जब मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करूंगा, तो जो कर्व मेरे सामने आया इनको ज्वाइन करके एस एस, ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व। ये मेरा क्या हो गया? ये हो गया सप्लाई कर्व, जिसका स्लोप कैसा है? जिसका स्लोप देखो बच्चों ऊपर की ओर है। इसका स्लोप कहां है जी? इसका स्लोप है ऊपर की ओर। तो मैं कहूंगा ये है हमारा अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग स्लोप है ऊपर की ओर, या फिर और मैं इसको कहूंगा पॉजिटिव स्लोप। जब भी कोई कर्व बने ऊपर की ओर, उसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सप्लाई कर्व का डायग्राम, जो कि हमेशा अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की ओर बनता है। ये जो मेरे सामने टेबल थी, इस टेबल को मैं कहता हूं सप्लाई शेड्यूल। ये टेबल थी, इसको मैंने नाम दिया सप्लाई शेड्यूल, और जो डायग्राम बनाया इसको बच्चों मैंने कहा सप्लाई कर्व। तो हमने सप्लाई कर्व भी देख लिया और सप्लाई शेड्यूल भी देख लिया, और तो और अपना लॉ ऑफ सप्लाई भी पढ़ लिया कि अगर आप डायग्राम में देखोगे तो जैसे ही प्राइस 10 से बढ़ के 20 हुआ, सप्लाई 100 से बढ़ के 200, प्राइस 20 से बढ़ के 30, सप्लाई भी 200 से बढ़ के 300। जैसे जैसे प्राइस बढ़ा सप्लाई का लेवल बढ़ा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। हियर अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, अदर फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं होगा। बताइए क्या आपको इतना क्लियर है? हाँ जी भैया, यहां तक हमको एकदम क्लियर है। तो यहां पे खत्म होता है अपना लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो आज हमने पढ़े सप्लाई का मीनिंग, फिर सप्लाई के पढ़ा फैक्टर्स के बारे में, देन हमने पढ़ा अपना लॉ ऑफ सप्लाई के बारे में। मैं चाहूंगा अगली क्लास में जब आप पढ़ना हो तो आपको इतना सारा याद हो, आपको इतना सारा क्या हो, इतना सारा आपको रिवाइज हो। तो एक बार नोट्स में देख लो लॉ ऑफ सप्लाई, कि ये बताता है रिलेशनशिप प्राइस और सप्लाई के बीच। जब प्राइस बढ़ते हैं सप्लाई इंक्रीज बढ़ती है, जब प्राइस फॉल घटते हैं सप्लाई भी आपकी घटती है। इट मींस प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ी, प्राइस घटा सप्लाई घटी। यहां पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन है। ये लॉ एक कॉमन सेंस पर बेस्ड है, ऑब्वियस सी बात है। हायर द प्राइस, प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो एक सप्लायर ज्यादा अर्न करना चाहेगा, उसकी इंटेंसिटी या उसकी इंसेंटिव गुड्स को बनाने की या सेल करने की बढ़ जाएगी, कि ज्यादा बेचूंगा ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो प्राइस के बढ़ने पर वो सप्लाई करेगा ज्यादा। ये हमने बनाई एक टेबल, और देखो ये बनाया सप्लाई कर, जिसका स्लोप कैसा है? स्लोप अपवर्ड बोल लो या स्लोप बोल लो पॉजिटिव, जो शो करता है क्या? डायरेक्ट रिलेशनशिप को किसके बीच? प्राइस और सप्लाई के बीच। बताओ आपको इतना क्लियर है? ठीक, तो अब स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास के लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो आज हम इसको पढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक को। इसके लिए भी नोट्स प्रॉपर बनाते हैं, आइए चलिए। तो अब हम पढ़ने वाले अपने टॉपिक को, ठीक है। तो लिखेंगे मेरे साथ, चलिए नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं। लिखो भाई, चेंज इन
क्वांटिटी सप्लाइड, एक तो होता है बच्चों ये, एंड एक होता है आपका चेंज इन सप्लाई। एक होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक होता है अपना चेंज इन सप्लाई। ठीक है, सुनो बात को बहुत ध्यान से। चलो भाई देखो, चेंज इन सप्लाई का मतलब क्या होता है और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का मतलब क्या होता है, आइए इनको समझते हैं। इनको जो है अपन लोग डिफरेंस करके समझेंगे। ठीक है, तो आओ इनको हम लोग जो है डिफरेंस करके समझते हैं। तो लिखो डिफरेंस के फॉर्मेट में, यहां पे लिखा मैंने चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और यहां पे लिखा मैंने चेंज इन सप्लाई। ठीक है, इनके बीच जो हम लोग अब प्रॉपर डिफरेंस करके समझते हैं। चलिए, हाँ जी, तो बच्चों एक होता है चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड और एक होता है चेंज इन सप्लाई। अब मेरी बात सुनना, जब सप्लाई में चेंज हो, भाई सप्लाई में चेंज तो होता है, जब सप्लाई में चेंज हो प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अरे आपको पता है एक तो होता है प्राइस, एक अदर फैक्टर्स थे, प्राइस ऑफ अदर गुड्स, गोल ऑफ द फर्म, टेक्नोलॉजी, नंबर ऑफ सेलर्स, बहुत सारे फैक्टर्स थे। जब सप्लाई में चेंज हो केवल प्राइस की वजह से, अदर फैक्टर्स को मालूम है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। और जब सप्लाई में चेंज हो अदर फैक्टर्स की वजह से, प्राइस को मार दो गोली, प्राइस को हटा दो, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, प्राइस को मान रहा हूं कांस्टेंट, अब अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है और अदर फैक्टर्स की वजह से जब सप्लाई में होता है चेंज, उसको बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। ठीक है, तो आओ लिखते अपन लोग इनके मीनिंग्स को। तो यहां पे लिखूंगा पहले मैं, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई का मीनिंग यहां पे होता है व्हेन supply change due to change in price, when supply change due to change in price, other factors remain constant, बाकी फैक्टर क्या रहते हैं, कांस्टेंट। तो इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, बताओ इसे क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, बोलो बोलो, इट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। बताओ समझ में आ गया कि जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर सप्लाई में चेंज हो उसको बोलते हैं, सॉरी, जब प्राइस से सप्लाई में चेंज हो, अदर फैक्टर है कांस्टेंट, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। जबकि यहां पे क्या बनता है, व्हेन सप्लाई चेंजेस, है ना, व्हेन सप्लाई चेंजेस, जब सप्लाई में चेंज हो, किसकी वजह से, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कि जब अदर फैक्टर्स की वजह से सप्लाई में चेंज हो, प्राइस क्या रहेंगे, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इस वाले केस में इसे कहते हैं, इट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं बताओ जी, इसे कहते हैं चेंज, इट इज कॉल्ड चेंज इन सप्लाई। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, चेंज इन सप्लाई। तो ये तो हो गया बच्चों लोग क्या, आपका डिफरेंस नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा दोनों के मीनिंग को, दोनों के मीनिंग को हमने इस डिफरेंस के अंदर पढ़ा। चलिए अब आते अपने अगले डिफरेंस के ऊपर, एजम्पशन, कि मैं यहां पे क्या एज्यूम कर रहा हूं। मैंने यहां पे क्या एज्यूम किया,
और मैंने यहाँ पे क्या एज्यूम किया, तो भाई बहुत सिंपल सी बात है, जब मैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड की बात करता हूं तो मैं एज्यूम करता हूं अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि अदर फैक्टर्स आपके कांस्टेंट रहेंगे। और जब मैं चेंज इन सप्लाई की बात करता हूं जहां पे अदर फैक्टर से होता है चेंज, तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। जो मेरा प्राइस है वो कांस्टेंट रहेगा, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। बताओ इतना क्लियर है? हाँ जी, इतना हमको है क्लियर। ठीक, चलिए अब करते हैं बात थोड़ी और। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड में होती है मूवमेंट। अभी पढ़ाऊंगा कैसे मूवमेंट, क्या मूवमेंट, अभी आप बस लिख लो। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में होती है मूवमेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या देखने को मिलती है, यहां पे देखने को मिलती है मूवमेंट, और यहां पे देखने को मिलता है शिफ्ट। यहां मिलेगा शिफ्ट, यहां मिलेगी मूवमेंट। अब मूवमेंट दो होती है। अभी दो मूवमेंट कौन सी होती है सब बता रहा हूं, अभी लिखेगा बस आप लोग। एक तो मूवमेंट होती है अपवर्ड, और एक मूवमेंट होती है डाउनवर्ड। एक मूवमेंट बच्चों क्या होती है, अभी लिख लो, अभी लिखो, बताऊंगा क्या करना है इसमें। एक होती है अपवर्ड, एक होती है डाउनवर्ड। ऐसे ही यहां पे शिफ्ट, एक होता है शिफ्ट राइटवर्ड, शिफ्ट हुआ राइट में, और एक होता है शिफ्ट लेफ्टवर्ड, शिफ्ट हुआ लेफ्ट में। अब बात करते हैं हम लोग आगे की। ठीक है, अभी इस वाले डिफरेंस को अपन लोग समझेंगे कि यहां पे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। फिलहाल हम इस डिफरेंस को छोड़ के आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मेरी बात सुनो भैया, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर बनते हैं दो केस, कि प्राइस की वजह से या तो सप्लाई मेरी बढ़ेगी या फिर सप्लाई मेरी घटेगी। तो अगर प्राइस की वजह से या तो सप्लाई मेरी बढ़ेगी या फिर सप्लाई मेरी घटेगी, तो यहां पे बनते हैं टू केसेस। लिखो इट हैज टू केसेस। ठीक है ना, यहां पे बनते हैं दो केसेस। सबसे पहला केस जो यहां पे बनता है, आओ उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला केस यहां पे बनता है अपना एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। क्या बोला मैंने, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अब मेरी बात को समझना बहुत ध्यान से। ठीक है, अब मेरी बात को आप लोग समझना बहुत ध्यान से सुनो बेटा। जब प्राइस के चेंज होने से सप्लाई में होता है चेंज, उसको बोलते हैं चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। अब इसके अंदर बनते हैं दो केस। भाई हो सकता है प्राइस बढ़ा, और जब प्राइस बढ़ा सप्लाई बढ़ जाए। तो जब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है, जब प्राइस के बढ़ने की वजह से जब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। तो यहां पे मैं लिखूंगा व्हेन सप्लाई, ये शॉर्ट में लिखते हैं, शॉर्ट में चलो। तो यहां पे क्या बोला मैंने, यहां पे मैंने बोला कि प्राइस बढ़ा और प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ी। तो जब प्राइस बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। उसे क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। मैं यहां पे एक बात एज्यूम कर रहा हूं, अदर फैक्टर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज केवल हो रहा है प्राइस में। तो जब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है उसे बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अगर मैं यहां पे आपको एग्जांपल देना चाहूं तो लिखा मैंने प्राइस, या लिखी मैंने क्वांटिटी। जब प्राइस 10 था, मान लो सप्लाई थी 100, जब प्राइस बढ़ गया 20, सप्लाई 200। तो देखो ना, प्राइस बढ़ा और जैसे ही प्राइस बढ़ा सप्लाई भी बढ़ गई। तो जब प्राइस के बढ़ने की वजह से सप्लाई बढ़ती है उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। अगर मैं इसका बच्चों डायग्राम बनाता हूं तो आओ आप इसका डायग्राम भी देखो। ठीक है, देखो भाई, जब प्राइस क्या था 10, सप्लाई कितनी थी 100, अब प्राइस क्या हो गया 20, सप्लाई कितनी हो गई 200। आओ इसके डायग्राम को बनाते हैं अपन लोग। ठीक है ना, चलिए तो देखते जरा एक बार। देखो भाई, जब प्राइस 10 था, सप्लाई थी 100, तो पॉइंट आएगा 10 पे 100, है ना। पॉइंट क्या आएगा 10 और 100। चलो भाई, तो हमारा जो है ये वाला पॉइंट आ गया। ठीक है,
ये वाला पॉइंट आ गया। मान लो इसको मैंने बोला पॉइंट ए, इसे मैंने क्या बोला पॉइंट ए, बिकॉज पहले मैं यहां पे था भाई, पहले प्राइस क्या थे 10 और 100, तो प्राइस 10 सप्लाई 100 पॉइंट ए। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, अब तो प्राइस बढ़ गए जी, प्राइस बढ़ के हो गई 20, ये लो जी, और 20 पे सप्लाई कितनी हो गई 200, ये लो जी। तो 20 और 200 को जब मैं आपस में मिलाऊंगा तो मेरा आया ये वाला पॉइंट, इसको मैंने नाम दिया पॉइंट बी, क्योंकि अब मैं जो है पॉइंट बी पे आ गया। अब प्राइस हो गए 20, सप्लाई हो गई 200, और जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मैंने मिलाया तो मेरे सामने ये आया एक सप्लाई कर्व। अब एक बात बताओ, मैं पहले कहां था, पॉइंट ए पे था, अब मैं कहां पे आ गया, पॉइंट बी पे। क्या आपने एक बात नोट करी, मैं उसी सप्लाई कर्व पे हूं, एस एस पे, मान लो बोला मैंने इसको एस एस, मैं सप्लाई कर्व एस एस पे हूं, लेकिन पहले पॉइंट ए पे था, अब मैं आ गया पॉइंट बी पे। पहले प्राइस 10 थे, सप्लाई 100 थी, तो पॉइंट ए पे था। अब प्राइस 20, सप्लाई 200, पॉइंट बी पे आ गया। इट मींस क्या, यहां पर मेरे को देखी मूवमेंट, वो भी नीचे से, देखो ना उसी कर्व पे पहले मैं नीचे था, अब ऊपर आ गया, तो यहां पर मेरे को देखने को मिली क्या, यहां पर मेरे को देखने को मिली अपवर्ड मूवमेंट। इसका मतलब जब भी एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई होता है तब मूवमेंट होती है अपवर्ड, तब मूवमेंट बच्चों क्या होती है अपवर्ड। बताओ क्या आपको एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई क्लियर है, तो बताओ, जो ऊपर हमने लिखे थे मूवमेंट, बताओ अपवर्ड मूवमेंट कब होती है, अपवर्ड मूवमेंट तब होती है जब होता है सप्लाई का एक्सटेंशन, जब होता क्या है सप्लाई का एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई का केस तो अपने क्लियर है, अपवर्ड मूवमेंट होती है, प्राइस बढ़ेगा सप्लाई बढ़ेगी। ओके, इसका ही एक दूसरा अपोजिट बाई होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। क्या बोलते हैं इसको, इसको अपन लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। अब इसका मतलब क्या है, सुनो, जब बच्चों प्राइस के घटने की वजह से सप्लाई घटती है, जब प्राइस के घटने की वजह से सप्लाई घटती है, कि भाई मान लो प्राइस का लेवल कम, अब प्राइस कम तो सप्लाई का लेवल भी कम, तो ये प्राइस के घटने की वजह से सप्लाई घटती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। ठीक है, आओ इसका एग्जांपल देखते हैं। मान लो जब किसी गुड्स के प्राइस 100 थे तब उसकी सप्लाई थी, प्राइस 10 मानो, जब प्राइस 10 थे तो सप्लाई थी मान लो 100, ठीक है, सप्लाई थी 100। अब जब प्राइस 10 से घट के 5 हो गए, सप्लाई भी कम, 100 से घट के 50, भैया प्राइस घटा, प्राइस के घटने पर सप्लाई घटेगी, रिलेशन पॉजिटिव है, इसको हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। इसे हम लोग क्या बोलते हैं जी, लॉ ऑफ सप्लाई। ठीक है, सुनो, अब आइए इसका अपन लोग बनाते हैं डायग्राम, कि इसका डायग्राम जो है कैसे बनेगा। आओ इसको भी अपन लोग जो है समझ लेते हैं। देखो भाई, तो प्राइस क्या क्या है, देखो भाई, जो प्राइस है वो एक तो 5 है और एक 10 है। सप्लाई कितनी है जी, एक जगह 50, एक जगह 100। अब आओ डायग्राम को बनाएं। देखो भाई, बात को बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनना। चलो बताओ कि प्राइस पहले क्या थे, पहले प्राइस थे 10 और सप्लाई क्या थी, देखो ना, प्राइस थे 10, सप्लाई थी 100। तो पहले प्राइस थे 10 और सप्लाई थी 100, तो जब मैं 10 और 100 वाले पॉइंट को, जब मैं 10 और 100 वाले पॉइंट को आपस में मिलाऊंगा तो देखो मेरे सामने आया ये वाला पॉइंट, ठीक है जी, ये पॉइंट आया। चलिए अब क्या हो गया, इसको नाम दिया मान लो मैंने ए। अब क्या हो गया जी, प्राइस 10 से घट के 5 हो गए। जब प्राइस 10 से घट के 5 हो गए, सप्लाई भी 100 से घट के 50। अब नया पॉइंट, तो अब नया पॉइंट क्या आएगा, प्राइस 5 सप्लाई 50। तो जब मैं 5 और 50 को आपस में मिलाऊंगा, जब मैं 5 और 50 को आपस में मिलाऊंगा तो देखेंगे मेरे सामने एक ये पॉइंट आया जिसको जो है मैंने इस पॉइंट को नाम दिया बी। और जब दोनों पॉइंट्स को आपस में मैंने मिलाया
तो मेरे सामने आया एक सप्लाई कर्व, ये सामने मेरे क्या आया, एक सप्लाई कर्व आया, ये एस एस इज द सप्लाई कर्व। अब मेरी बात सुनो, मैं पहले पॉइंट ए पे था, उसके बाद मैं पॉइंट बी पे, बिकॉज पहले प्राइस 100 थे, डिमांड सप्लाई 100 थी, सॉरी पहले प्राइस 10 थे, सप्लाई 100 थी, फिर मैं पॉइंट बी पे आ गया। कि आपने एक बात नोट करी, मैं पहले ऊपर था और अब मैं नीचे आ गया। इट मींस क्या, जो मेरी मूवमेंट हुई है इस बार हुई है डाउनवर्ड मूवमेंट। तो यस, जब भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई होता है तो जो हमारी मूवमेंट होती है उसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। उसको हम लोग बच्चे लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग कहते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? तो इट मींस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई वाले केस में जो मूवमेंट होती है वो होती है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड मूवमेंट कब होती है, जब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई का केस होता है। बताओ इतनी बात क्लियर है? तो जो भी हमारे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के अंदर दो पॉइंट बनते थे, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, वो दोनों मैंने आपको पढ़ाया। मूवमेंट अपवर्ड और डाउनवर्ड वाला केस भी आपको मैंने समझाया। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं चेंज इन सप्लाई की। बेटा चेंज इन सप्लाई के अंदर भी दो केस है, यहां भी दो केस है, ठीक है। तो आओ इसको भी अब अपन लोग पढ़ना करते हैं स्टार्ट, ठीक है। इट हैज टू केसेस, इसके भी दो केस है। सबसे पहले केस को बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। सबसे पहले केस, अभी सिर्फ इतना तो पढ़ो, सबसे पहले केस को बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई मींस क्या, सप्लाई का बढ़ना। लेकिन आप जानते हो ये वो केस है जहां पर प्राइस कांस्टेंट है, जहां पर प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज किस में हो रहा है, अदर फैक्टर्स में। तो मेरी बात को सुनो, जब अदर फैक्टर्स की वजह से, ड्यू टू अदर फैक्टर्स, जब अदर फैक्टर्स की वजह से हमारी सप्लाई बढ़ती है, और मैं एक बात एज्यूम कर रहा हूं प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो जब ड्यू टू अदर फैक्टर सप्लाई हमारी बढ़ती है उसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, ठीक है। अगर मैं आपको जो है इसका एग्जांपल दूं तो आओ एग्जांपल देखो, यहां लिखा है प्राइस क्वांटिटी। जब प्राइस मान लो 100 थे, सप्लाई थी हमारी 50, ठीक है। यह प्राइस 10 मानो ना, जब प्राइस 10 थे सप्लाई थी मान लो 50। अब क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई 50 से बढ़ के हो गई 100। ये लो जी, सप्लाई 50 से बढ़ के हो गई 100। अब सप्लाई बढ़ी है तो प्राइस भी बढ़ेगा ना जी? नहीं, अरे प्राइस क्यों बढ़ेगे, प्राइस तो हमने स्टार्टिंग से क्या माने हैं, कांस्टेंट। तो प्राइस नहीं बढ़ेगे, प्राइस आपके 10 के 10 रहेंगे। तो सप्लाई क्यों बढ़ गई, अरे अदर फैक्टर्स की वजह से भाई। यहां पे 50 से 100 जो सप्लाई हुई है वो अदर फैक्टर्स की वजह से हुई है, यहां पे मेरे प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है जी। अब जब मैं आपको उसका डायग्राम बना के दिखाता हूं, चलिए तो इसके डायग्राम को अपन लोग बनाते हैं, ठीक। देखिए जी, अब ध्यान से देखेंगे, ठीक है। प्राइस कितना है जी, प्राइस है 10, है ना। जो प्राइस है वो प्राइस कितना है जी, यहां पे प्राइस लिखा है 10 और क्वांटिटी है 50 और 100। समझना बात को बहुत ध्यान से, ठीक है बच्चों, समझना बात को बहुत ध्यान से। देखो भाई, जब प्राइस 10 था फर्स्ट लेवल पे, जब प्राइस 10 था सप्लाई क्या थी 50। तो 10 और 50 को जब मैंने मिलाया तो मेरे पास आ गया एक ये वाला पॉइंट जी, ये 10 और 50 को मिलाया तो मेरे पास आया ये पॉइंट, प्राइस 10 सप्लाई 50। और इस वाले पॉइंट से ही मैंने क्या करा, इस वाले पॉइंट से ही मैंने एक सप्लाई कर्व बना दिया। लो जी लो, ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक सप्लाई कर्व, ठीक है। अब क्या हो गया, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई 50 से बढ़ गई हो गई 100।
सप्लाई तो बढ़ गई, लेकिन क्या प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं भैया, प्राइस में कोई चेंज नहीं। इट मींस क्या, इस 10 रुपए पर ही अब हम 100 यूनिट्स की सप्लाई कर रहे हैं। कितने पे कर रहे हैं? 10 पर। तो इस 10 पर ही जो है अब 100 यूनिट्स की सप्लाई हो रही है। ठीक है, तो यहां पे देखो ध्यान से बहुत ज्यादा। तो इस 10 और 100 को जब मैंने आपस में मिलाया तो मेरे सामने जो है एक ये वाला पॉइंट आया। और जब मैंने इस वाले पॉइंट से सप्लाई कर्व बनाया, तो मेरा जो सप्लाई कर्व बना वो ये रहा, ये। तो आपने देखा मेरे पास दो सप्लाई कर्व आए। एक था सप्लाई कर्व ये, जिसको नाम दिया मैंने SS, और एक बना मेरा नया सप्लाई कर्व जिसको मैंने बोला S1 S1। तो यहां पे बने दो सप्लाई कर्व, प्राइस सेम है। 10 जब प्राइस थे, सप्लाई 50 थी, उस 10 पर सप्लाई हो रही है 100, तो सप्लाई कर्व बने दो। जो SS है वो हमारा ओल्ड सप्लाई कर्व है, और जो S1 S1 है वो हमारा न्यू सप्लाई कर्व है। तो न्यू सप्लाई कर्व है वो शिफ्ट हो गया ओल्ड वाले के राइट में। जो न्यू सप्लाई कर्व है वो ओल्ड वाले के राइट में शिफ्ट हो गया। तो मैं कह सकता हूं इस वाले केस में हम लोग फेस करते हैं क्या? राइटवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। क्या यहां पे हम लोग फेस करते हैं राइटवर्ड शिफ्ट, कि इस वाले केस में जो होता है वो होता है राइटवर्ड शिफ्ट। प्राइस सेम रहेगी, सप्लाई बढ़ेगी, तो नया सप्लाई कर्व आपका जो है बच्चा लोग राइट में चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीज इन सप्लाई। प्राइस कांस्टेंट क्यों है? बिकॉज मैंने एज्यूम कर रखा है जब अदर फैक्टर्स में चेंज होगा तो ऐसा माना जाएगा प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। ऐसे ही हम पढ़ते हैं अपना सेकंड पॉइंट, इंक्रीज इन सप्लाई। समझ में आ गया? राइट में सप्लाई कर्व चला गया, ठीक है। अब ऐसे ही हम पढ़ते हैं सेकंड केस, जिसको बच्चा लोग हम लोग बोलते हैं क्या? इसको अपन लोग बोलता है डिक्रीज इन सप्लाई। अरे क्या बोलते हैं? अरे अपन लोग बच्चों उसको बोलते हैं डिक्रीज इन सप्लाई। तो आइए चलिए डिक्रीज इन सप्लाई को समझते हैं। ठीक, सुनना बात को ध्यान से। वही वाली बात कि जब सप्लाई घटती है, डिक्रीज मींस घटना, लेकिन किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो लिखा मैंने कि ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, कि अदर फैक्टर्स में हुआ चेंज। ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। ठीक है, तो जब अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से जो सप्लाई होती है वो सप्लाई अगर घट जाए, अगर अदर फैक्टर्स में चेंज होने की वजह से सप्लाई घट जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? डिक्रीज इन सप्लाई। अगर मैं एग्जांपल दूं तो प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस 10 थे, एक मिनट, हाँ, प्राइस 10 थे, मान लो हमारी सप्लाई थी 50। अब क्या हो गया? डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई घट गई, सप्लाई 50 से घट के हो गई 25। क्या प्राइस घटेगे? नहीं, यहां पे जो सप्लाई घटी है वो अदर फैक्टर्स की वजह से घटी है। प्राइस तो आपके अब भी 10 के 10 रहेगी, तो प्राइस कांस्टेंट, सप्लाई मेरी घट गई। अब जब मैं इससे अपना डायग्राम बनाऊंगा, तो देखते हैं डायग्राम कैसे बनेगा। ठीक है, देखो भाई, ये रहा, प्राइस 10, सप्लाई 25 भी है और सप्लाई मेरी 50 भी। अब देखो पहले क्या हुआ, पहले प्राइस 10 थे, सप्लाई थी 50। पहले प्राइस क्या थे? 10, सप्लाई थी 50। तो आओ 10 और 50 वाला पॉइंट को आपस में मिलाते हैं। चलिए ये लीजिए, ये लो, ये मैंने इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन किया। ठीक, ये वाला पॉइंट आ गया और इस वाले पॉइंट से मैंने बनाया एक सप्लाई कर्व, ठीक, जो कि मेरा ये रहा। ये
इसको नाम दिया मैंने क्या, इसको नाम दिया एस एस इज द सप्लाई कर्व। अब क्या हो गया, प्राइस तो मेरे अब भी 10 है, लेकिन सप्लाई 50 से घट के हो गई 25, तो प्राइस अब भी 10, सप्लाई 25। अब जब मैं इन नए वाले पॉइंट्स को मिलाऊंगा, अब जब मैं इन नए वाले पॉइंट्स को मिलाऊंगा, तो 10 और 25 वाले जब मैं पॉइंट को मिलाऊंगा, तो 10 और 25 पे मेरे को जो है ये वाला पॉइंट देखने को मिला। और जब मैंने इससे अपना सप्लाई कर्व बनाया, जब मैंने इससे अपना सप्लाई कर्व बनाया, तो वो सप्लाई कर्व मेरे सामने आया ये जिसका नाम दिया मैंने S1। S1 इज द सप्लाई कर्व। अब मेरी बात को समझो बहुत ध्यान से, हम पहले कहां पे थे, SS पे थे। अब नया सप्लाई कर्व क्या बना, S1। तो जो नया सप्लाई कर्व है ना, वो पुराने वाले के ना लेफ्ट में आ गया। जो नया सप्लाई कर्व है वो पुराने वाले के लेफ्ट में आ गया। इट मींस क्या, जब सप्लाई घटती है तो सप्लाई कर्व नया बनता है और वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। तो मैं इसको बोलूंगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मैं क्या बोलूंगा उसको, मैं इसको बोलूंगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। बताओ आपको इतनी बात समझ में आई? तो देखो हमने यहां पढ़ लिया कि कहां पे होता है कॉन्ट्रैक्शन, कहां पे एक्सटेंशन, कहां पे इंक्रीज और कहां पे डिक्रीज। तो ये थे हमारे चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई और चेंज इन सप्लाई के केस। तो आओ, जब हम लिखे थे कि राइटवर्ड शिफ्ट कब होगा, तो देखो राइटवर्ड शिफ्ट तब होगा जब सप्लाई बढ़ती है। तो राइटवर्ड शिफ्ट तब होता है जब क्या होता है, जब होता है इंक्रीज, जब होता है इंक्रीज इन सप्लाई। और लेफ्टवर्ड शिफ्ट कब होता है, जब होता है डिक्रीज इन सप्लाई। बताओ समझ में आ गया? तो यहां पे मीनिंग पढ़ा, एजम्पशन पढ़ी, मूवमेंट और शिफ्ट पढ़ा और दोनों केस पढ़े। अब आखिरी बात क्या बनती है, इनका नाम चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का एक और नाम है, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का एक और नाम है। वो नाम क्या है, आओ अपन लिखते हैं। और चेंज इन सप्लाई का भी एक और नाम है। ठीक है, तो आओ लास्ट वाले केस में आओ लिखते हैं अपन लोग। आखिरी डिफरेंस हमारा ये लिखो, यहां पे डाल लो अदर नेम, हेडिंग अदर नेम, अदर नेम। चलिए सुनो, अब बच्चों जो आपने देखा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई में होती है मूवमेंट, या तो अपवर्ड या डाउनवर्ड। तो अदर नेम में लिखूंगा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑल्सो नोन एज, उसका एक और नाम है ऑल्सो नोन एज, उसका एक और नाम है, हम लोग उसको चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड को हम लोग जो है मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी कहते हैं। हम इसको मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व भी कहते हैं। इसी प्रकार जो चेंज इन सप्लाई है उसका अदर नेम क्या है, तो लिखते हैं चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई ऑल्सो नोन एज, उसका एक और नाम है क्या, चेंज इन सप्लाई को हम लोग यहां पे क्या होता है शिफ्ट, या तो लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड। तो हम इसको शिफ्ट इन सप्लाई कर्व, हम इसको शिफ्ट इन सप्लाई कर्व भी कहते हैं। तो अदर नेम भी होते हैं, क्लियर? तो यहां पे हमारा पूरा का पूरा कंसेप्ट होता है क्लियर। चेंज इन सप्लाई का और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड का हमने पूरे प्रॉपर डिफरेंस अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से कर लिए। तो यहां पर जो सप्लाई का चैप्टर था, सप्लाई के बेसिक्स थे, यहां पे सप्लाई के बेसिक सप्लाई का चैप्टर होता है बच्चों खत्म। आज हमने पढ़ा कितना, एक तो हमने पढ़े एक्सेप्शंस पढ़े, उसके बाद हमने पढ़ा इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई, देन हमने पढ़ा चेंज इन सप्लाई और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई। तो सप्लाई का बेसिक होता है खत्म। अगली क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या,
elasticity of supply. So next class we will start a new topic, that name is elasticity of supply. तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू सो मच.